चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही फॉर्मूला बताया था पॉइंट चार्ज के लिए। इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको इसमें, फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे ये एक घड़ी का डायल है और आप जानते हैं घड़ी के डायल पे 12 नंबर होते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 चार्ज रख दिए हैं। 12 चार्ज रख दिए हैं और ये जो चार्ज है वो इस तरह से हैं। यहाँ पे 12 क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ 2 क्यू है, यहाँ 3 क्यू है, 4 क्यू, 5 क्यू, 6 क्यू, 7 क्यू, 8 क्यू, थोड़ा सा ये 9 यहाँ आ जाएगा, 9 क्यू, 10 क्यू और ये 11 क्यू। आपको क्या बताना है, ये जो सेंटर है, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है नेट। और घड़ी का जो डायल है, इस डायल की जो रेडियस है वो आर दे रखी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चार्ज क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, 5 क्यू, 6 क्यू ऐसे रखे हुए हैं ये। ठीक है, और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है, इसमें एक चीज और है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है। अब डायरेक्शन कैसे बताओगे, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। आपको बताना है कि नेट फील्ड जो आएगा उसकी वैल्यू तो बता ही दोगे। इसके अलावा नेट फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन मिनट वाली सुई कितना टाइम शो करेगी। यानी कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया, 15 मिनट शो कर रही होती मिनट वाली सुई, तो 15 की तरफ होगा। तो वो आपको एक्चुअली डायरेक्शन बताना है। वो भी ना समझ में आए तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये लाइन है, तो इससे ये एंगल कितना होगा। और आपकी जानकारी के लिए वैसे पता तो होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई भी दो डिजिट के बीच में ये जो एंगल आता है, ये 30 डिग्री होता है। आपको पता ही होगा, 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो करिए, इसे सॉल्व करिए और बताइए आंसर। नेट फील्ड बताना, चार्ज ये रखे हुए, जैसा नंबर आता है वैसे ही चार्ज रख दिया हमने। और काफी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर बताना है, यानी सेंटर पे, ये घड़ी के डायल पर ये 12 चार्ज हमने रखे हुए हैं। सर 78 KQ/R²। एक सेकंड में लिख लेता हूँ। 78 KQ² बाई आर, ये बताया तुमने। सर KQ/R²। KQ/R²। चलो देखते हैं भाई, जो भी आए। डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन। आसान है क्वेश्चन, वैसे सभी कर सकते हैं।
सर हाँ बताओ। के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा सर 3.5 यानी कि इधर 3 और 4 के बीच में जस्ट 3 और 4 के बीच में आएगा। के क्यू अपन आर स्क्वायर। तुम्हारा कहना ये है कि फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा इस तरफ। हाँ चलो देखते हैं भाई। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि मिनट वाली सुई कितना टाइम बता रही होगी, यानी फील्ड की डायरेक्शन में अगर मिनट वाली सुई पॉइंट कर रही है तो कितना टाइम बता रही होगी, ऐसे भी पूछ सकता था। तो चलो 3.5। देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्यू चार्ज, उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो वो आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये एक क्यू की वजह से है। अब देखो, हम शुरुआत करें यहाँ से, अगर ये वाला जो क्यू है तो इसका जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। कल ही बताया था अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव अगर है तो ये फील्ड को अगर मैं ई लिख रहा हूँ तो आप मुझे बताओ जो 7Q का जो फील्ड आएगा वो 7E आएगा कि नहीं आएगा। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का और वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हमने दो बातें देखी कि एक तो ई प्रोपोर्शनल है क्यू के और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था आर स्क्वायर। यानी जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा फील्ड होगा। डिस्टेंस तो सबके लिए आर ही आना है। एग्री करते हो? यस सर। अब देखो यही चीज जो E7E का जो पेयर बना है ऐसे ही पेयर बनने वाले हैं। ऐसे ही जो 12Q का जो चार्ज इसके बगल में है, 12Q का जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में 12E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये जो 6Q है इसका जो फील्ड आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में 6E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक चीज और आप नोटिस करो ध्यान से इसमें कि कोई भी जो पेयर में ये आ रहे हैं अपोजिट में, इनका नेट 6E ही बचना है। यस सर। बचना है कि नहीं बचना है। देखो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 7E में से E जाएगा तो 6 बचेगा। ऐसे ही ये जो 2 और 8 वाला है, ये 2 वाले का 2E आएगा और 8 वाले का 8E आएगा। यस सर। और इसी तरह से ये जो 3 वाला है और जो 9 वाला है, तो 3 वाले का 3E आएगा, 9 वाले का 9E आएगा। इसी तरह से मैं और भी यहाँ पे अगर देखूंगा तो मुझे सारे ये इस तरह से मिलते जाएंगे। जैसे ये 5 वाला है तो 5 वाले का 5E आ जाएगा और 11 वाले का 11E आ जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। और इसी तरह से ये 4 और 10 वाले का अगर आप देखें तो 4 वाले का ये आपका 4E आ जाएगा और 10 वाले का कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। आप एक चीज सबसे मेन जो नोटिस करोगे इसमें वो ये है कि कोई भी दो जो अपोजिट वाले लेंगे हम तो उनका रिजल्टेंट 6 बचेगा। यस सर। तो अब उसी पैटर्न को हमें पहले तो लेके आना होगा। ये इस तरह के फील्ड आ गए और देखोगे पेयर वाइज कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 तो पेयर ही बनेंगे। 12 पेयर ही बनेंगे। तो इसमें 12 में सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 12 वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो 12 वाले का और 6 वाले का नेट कितना बचा भाई, 6E बचा। देखते जाना। इसके बाद हम आते हैं 11E और 5E वाले में, तो इसका भी नेट 6E बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद 10 और 4 वाले को आप लोगे तो उसका भी 6E बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद 9 और 3 वाले का देखोगे तो उसका भी 6E बचेगा कि नहीं बचेगा। 8 और 2 का 6E बचेगा कि नहीं बचेगा। और 7 और E वाले का कितना बचा, 6E बचा। यहां तक आ गए हम, देख लो पहले तो। और ये 6 हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा ज्यादा। 6E 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 करके 6 आ गए। आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। E की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, पहले हमने E के टर्म्स में ही निकाला। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो बताएं। हाँ भाई ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि कोई भी दो नियर बाई डिजिट के बीच में अगर एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल 30 डिग्री होता है। आप जानते हैं पूरा डायल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का डायल 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक जो एंगल आएगा कोई भी, ये वाला 30 डिग्री का आएगा। एग्री करते हो।
यस सर। और वेक्टर में मैंने आपको सबको पढ़ाया है, जो बच्चे वेक्टर की क्लास वगैरह किए होंगे या नहीं भी किए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर बराबर हों, उनके बीच में एंगल अगर 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट सेम आता है। यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात पे गौर करना, मैं यहाँ पे कौन कौन से पिक करूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन कम से कम में, अब मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद से सॉल्व करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। अब जैसे आप देखो, ये सबसे पहला ये 6E वाला, ये वाला जो है, ये वाला 6E, और मैं इसके बाद कौन सा पिक करूंगा इसमें से, ये वाला 6E। ये मैंने क्यों लिया पता है, ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल 120 हो गया। आप देखिए हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। इसी तरह से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला 6E, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला 6E और ये वाला 6E के बीच में 120 का एंगल है। बोलो। Yes, sir. दो रेड वाले हमने लिए और दो ब्लू वाले लिए, इनके बीच में 120 का एंगल है। ठीक है भाई, बताइए। यस सर। और अगर 120 डिग्री का एंगल अगर होता है 120 डिग्री का, तो मैंने बताया सेम रिजल्टेंट आता है, तो 6E और 6E का 6E ही आएगा, और ऐसे रेड वालों का आ जाएगा। अभी भी दो बचे हुए हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रेड वाले का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रेड वाले का रिजल्टेंट आप अंदाजे से बता सकते हो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा। सर इन दोनों के बीच में। हाँ, बीच में तो आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन बीच में वो टाइम बता सकते हो या वो चार्ज बता सकते हो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये जरूरी है समझना। सर 3Q। 3Q. 3Q. 3Q, बिल्कुल सही जवाब, 3Q। तो ये 6E हो जाएगा आपका। यस सर। तो इन दोनों का, रेड वालों का मैंने एक निकाल लिया, 6E आ गया। और मैंने बताया ना अभी आपको, वेक्टर, दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं, एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट सेम आता है, तो 6E और 6E का 6E आ गया। अब ब्लू वाले की बात कर लेते हैं। ब्लू वाले और ब्लू वाले के बीच में जो आएगा रिजल्टेंट, बीचों बीच में आएगा, तो वो टाइम बताइए या वो चार्ज बताइए जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा। ये 5Q. 5Q। 5Q, बिल्कुल सही जवाब। और ये आपका आ गया 6E। अभी भी हमारे पास दो बचे हुए हैं जो अभी हमने छुए नहीं है, टच नहीं किए, 6E और 6E। ठीक है भाई। अब ये एक 6E तो पहले से ऑलरेडी है, और एक ये वाला जो है, मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला 6E मैं लिखने जा रहा हूं। तो ये वाला 6E इसके डायरेक्शन में ही तो है, बताइए भाई। चार हमने कवर कर लिए, Yes, sir. और चार में से ये अब पांचवा हमने लिया, अब एक इसके बाद सिक्स्थ वाला और हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो बीच में आएगा 6E, इन दोनों के बीच में आएगा वो। ठीक है, बोलो। यस सर। तो अब ये एक और 6E आ गया, तो हमारे पास टोटल, अब इसको और फाइनल अगर हम करें तो ये 12E है, ये 6 है और ये 6 है। अच्छा, इसमें आगे फर्दर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मैं बताता हूँ कि ये दोनों का 12E तो साइड में रहने दो, ये वाला जो 6E है और ये वाला जो 6E है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच में आ जाएगा। और आपको अगर याद हो, वेक्टर में मैंने बातें जो बताई हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल ये 30 डिग्री है, दो वेक्टर बराबर हो और एंगल 30 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, बोलो भैया। √3 टाइम्स होता है यार। 5 बातें मैंने वेक्टर जब पढ़ाया था, 5 बातें बताई थी। दो वेक्टर बराबर हो, एंगल 0 हो तो ट्वाइस हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। अगर एंगल 30 डिग्री होता है तो, सॉरी 30 नहीं, 30 नहीं, 60 में बताया था, 30 में नहीं। तो ये हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम 30 के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बीच में आ जाएगा 6E और 6E का। और उसके बाद फिर इस 12E के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। बोलिए,
यहाँ तक दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, तो अब ये ऐसे करके ये रिड्यूस होते होते यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद आगे फर्दर इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले, और इसमें कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, मेन ये है इसमें बस इसको टर्म्स को अरेंज करते जाना है और आपको सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा। अब आती है बात रिजल्टेंट की। अच्छा, रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए एक और भी तरीका इसका हो सकता था। एक और तरीका ये हो सकता था कि ये जो 6e के हमें जो मिले हैं, इनके कंपोनेंट हम कर लेते, कंपोनेंट कर लेते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते। वो भी एक तरीका हो सकता था। या जो हमने जैसे पेयर इसमें बनाए हैं, तो वो पेयर हम इसमें और डिफरेंट चूज कर सकते थे। जैसे मैंने 120 के जो पेयर लिए हैं, इनमें और भी 120 के पेयर पॉसिबल हो सकते थे। जैसे ब्लू वाले मैंने 2 लिए, रेड वाले लिए, उसके डिफरेंट पेयर भी आप चुन सकते थे, या 90 के एंगल में लेके भी आप चल सकते थे। तो अब देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे आ गए 3, एक 12e आ गया, एक 6e और एक 6e, टोटल 3 है यहाँ पे। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। एक तो ये आ जाएगा 12e, और जो दूसरा आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मैंने कहा 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास। ये जो 6e के हैं, इनके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर लिए जाएं, या फिर क्या करो, इनका रिजल्टेंट निकाल लो पहले 6e का, और रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर 12e के साथ उसका फिर से फर्दर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों के बीचों बीच में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6e और 6e के बीचों बीच में आएगा रिजल्टेंट। तो आपको अगर मैं एंगल पूछूं, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 6e और 6e का रिजल्टेंट इनके बीचों बीच में आएगा यहाँ पे, और ये एंगल भी आप बता सकते हैं कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, एंगल आपका 45 आ जाएगा। तो एंगल हमें पता है, हमको बस 6e और 6e का रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, 6e का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट को मैं r लिख लेता हूँ, और ये आ जाएगा आपका 6e का स्क्वायर। ध्यान रहे 30 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, 30 डिग्री का एंगल है, 6e का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6e और cos 30 यानी कि √3/2। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नो डाउट, कोई बात नहीं। सर 6 रूट में 2 + √3। हाँ, जो भी आ रहा हो, वो तो मैंने आप लिख दिया है, इतना तो कैलकुलेशन आगे की तो आप कर लोगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मेन था जो अब तक मैंने अप्रोच बताई ना, फिजिक्स वाला पार्ट, इसके बाद आगे मैथमेटिक्स ही तो करना है आपको। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू जो भी आर की आई, उस आर को फिर इस 12e के साथ फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, और एंगल कितना रहेगा 45। ध्यान रहे, एंगल कितना रहेगा 45, 12e के साथ में। आगे कर लोगे या और आगे फर्दर मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे सर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कैलकुलेशन ही तो है। अब इसके बाद 1 1 2 और ये 2 + √3, 6e हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 + √3, ये आ गया। बड़ी सी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ये आर आया, और ये आर की जो वैल्यू है ये वाला आर है, और ये एंगल आपका 45। आगे फर्दर सॉल्व कर लोगे। यस सर मेन Yes, sir. क्वेश्चन, मेन है आपको क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझना है। क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो आपको समझना है कि हमको कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। हो गया? हो गया? मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Yes, sir. देखिए, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम उसके फॉर्मूले के बेसिस पे कर पाएंगे, और उनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने पढ़े जरूर होंगे 12th लेवल पर, और नहीं पढ़े हैं, कुछ भूल भी गए तो मैं अभी रिमाइंड करा दूंगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद ही करने हैं, और तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो एक सबसे कॉमन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड
at the axis, electric field at the axis of a charge ring. ये पढ़ा जरूर होगा फॉर्मूला आपने। तो यहाँ पे ये एक रिंग है और इस रिंग की एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या क्वेश्चन होते हैं। तो अब इसमें रिंग में कुछ चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहले तो फॉर्मूला जान लेते हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड 2-3 चीजें जानने की है। इसका एक ग्राफ भी पूछा जाता है, फिर इसमें 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊंगा दोनों क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग की रेडियस r है और ये डिस्टेंस मान लो x है, सेंटर से x के डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। यस सर। और इंटीग्रेट करके हम इसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, ध्यान रहे। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो फिर आगे कुछ और क्वेश्चन SHM से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं जो आप कर पाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, सीधे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्व करे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो हम जानेंगे। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन अवे दिखाया मैंने सेंटर से, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा फील्ड। ठीक है, अब इसमें एक तो इसका ग्राफ पूछा जाता है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ग्राफ तो पूछा जाता है, बहुत कॉमन मिलेगा आपको। और इसमें अगर आप देखें कुछ वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू 0 रखने का मतलब सेंटर पे, तो आप देखेंगे x की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। 0. ठीक है, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से x की वैल्यू जब हम इन्फिनिट इसमें रखेंगे, ऊपर और नीचे दोनों टर्म आ रहे हैं, तो ये टर्म वेनिश हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, इन्फिनिटी पे भी 0 आता है, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें एक ऐसी लोकेशन मिलती है, x की वैल्यू मिलती है जहां पर फील्ड सबसे ज्यादा होता है, और वो पूछा जाता है, वो वैल्यू आती है x = r/√2। √2. हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीजें आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक बार डिफरेंशिएट ऐसे करके अगर हम दिखाएं, d/dx फॉर e max, d/dx को जब हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू ये 2 आती है, प्लस माइनस r/√2। तो पहला सवाल तो यही है कि फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा, तो ये फॉर्मूला आपको x की वैल्यू r/√2 याद रखनी है। दूसरा जो इसमें आता है वो है इसका ग्राफ। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जैसे मैं आपसे पूछूं तो यहाँ तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है रिंग के राइट में, और रिंग के लेफ्ट में किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मानेंगे तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ भी पूछा जाता है। तो ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे x का e के साथ, और ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर हो गया x = 0, तो सेंटर पे 0 था। जैसे मैंने कहा कि अगर हम एट सेंटर अगर निकालना चाहें यहाँ पे, तो सेंटर x = 0, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे करके जाता है इस तरफ, और ऐसा ही दूसरी साइड में शो करेंगे, लेकिन उसे नीचे दिखाएंगे हम इस तरह से। नीचे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो एक ऊपर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और ये जो पीक आ रहा है ये इसकी वैल्यू x = r/√2 के लिए, और इधर x = -r/√2, लेफ्ट में तो माइनस लिख दिया। और आप चाहें तो ये मैक्सिमम वैल्यू r की वैल्यू, x की वैल्यू r/√2 रख के ये मैक्सिमम वैल्यू e की निकाल सकते हो आप चाहो तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, e max भी लिख देता हूँ मैं केवल, तो वो वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। तो एक तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, और दूसरा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और नए सवाल बनते हैं, 2 तरह के सवाल बनते हैं जो पूछे जाते हैं, और दोनों के क्वेश्चन, दोनों के आंसर रेडीमेड होते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती।
इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, एक तो यही क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बताया, ग्राफ पूछेगा। दूसरा जो सवाल इसमें बनता है वो क्या है कि इसमें कहेगा क्वेश्चन में कि हमने एक चार्ज माइनस क्यू को, एक चार्ज है माइनस क्यू, उस माइनस क्यू चार्ज को हमने छोड़ दिया इसकी एक्सिस पर। मान लो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे छोड़ दिया, ये पॉइंट है आपका पी, ये पी पॉइंट पे एक चार्ज माइनस क्यू को छोड़ दिया, तो क्या आप देखोगे रिंग अट्रैक्ट करेगी उसको, और Yes, अगर sir. अट्रैक्ट करेगी तो अट्रैक्ट होके इसके सेंटर की तरफ जाएगा। तो वहां फिर ऑप्शन दिए होते हैं, दो सवाल बनेंगे अलग अलग तरह के, दोनों के आंसर बताऊंगा, और केवल पढ़ के आप टिक करोगे, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले समझना है क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ के तुरंत आंसर कर सकते हैं। दो सवाल में पहले समझो अप्रोच क्या है, ऑप्शंस क्या क्या दिए होंगे। तो उसमें कहेगा कि माइनस क्यू के चार्ज को पॉइंट पी से हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा पहला कि माइनस क्यू चार्ज सेंटर पे जाके रुक जाएगा। नहीं, दूसरा सवाल होगा कि सेंटर से पार निकल जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा सवाल होगा कि सेंटर से निकल जाएगा और फिर लौट के आएगा और ऑसिलेटरी मोशन करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा। यही और होगा। चौथा ऑप्शन होगा कि सेंटर से निकल जाएगा और पार निकल के फिर लौट के आएगा और एसएचएम करेगा। चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें। थर्ड वाला होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले दोनों आंसर थर्ड और फोर्थ पॉसिबल हैं इसमें, सबसे पहले तो ये समझना है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा वाला आंसर कब आएगा। मैंने कहा ना कि मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, और मैं करके दिखाऊंगा आगे। पहले देखो, इसमें जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्ज आप छोड़ोगे वो एक्सेलरेट करके सेंटर पे जब पहुंचेगा तो उस समय सेंटर पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी कि मैक्सिमम होगी, क्या लगता है आपको? मैक्सिमम होगी। एक ये भी ऑप्शन हो सकता था। कई बच्चों को क्या लगता है, सेंटर पे आप देखिए यहाँ E0 है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे मैंने यहाँ x इक्वल टू 0 किया है, सेंटर पे E इक्वल टू 0 है, E इक्वल टू 0 का मतलब 4 0, और 4 0 का मतलब बच्चा समझता है कि पार्टिकल रुक जाएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन मैंने जो दिया था वो वही था, तो वो एकदम गलत है। ध्यान रखना, 4 0 एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता, वेलोसिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लगातार एक्सेलरेट किया है तो सेंटर पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। एक ये ऑप्शन भी दे सकता था आईआईटी में, जैसे मान लो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके में मल्टीपल चॉइस आ जाएंगे, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि सेंटर पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा और हमेशा वैलिड होगा। अब इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा, तो जैसे ही क्रॉस करके जाएगा रिंग वापस उसको खींचना शुरू कर देगी, रिटार्ड करेगी। तो जहां से पहले छोड़ा था पी डिस्टेंस, जैसे ओ मान लो सेंटर को मैं ओ कह देता हूँ, तो ओपी डिस्टेंस के बराबर आगे तक जाएगा दूसरी साइड में, और फिर लौट के आएगा। लौट के आएगा तो फिर सेंटर से मैक्सिमम स्पीड से पास करेगा Yes. और फिर से रिटार्ड करेगा दूसरी साइड में निकल के। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो जब भी टू एंड फ्रो मोशन होता है तो ऑसिलेटरी तो कंफर्म है, ऑसिलेटरी कंफर्म है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन के बारे में तो श्योर हो सकते हैं आप, बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब जैसे मैंने कहा तीसरा चौथा ऑप्शन वहां पे दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन में बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो एक बात समझो कि अगर ऑसिलेटरी मोशन होता है तो एसएचएम होगा, जरूरी नहीं है। एक बात तो ये जानने की, एसएचएम में आगे पढ़ाऊंगा तब मैं और ये चीजें बहुत क्लियर करूंगा आपको, ऑसिलेटरी क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, एसएचएम क्या होता है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में रहता है, और एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे ही एक बहुत गलत चीज दे रखी है, बच्चे पढ़ते भी हैं उसी को सही मान लेते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। ये गलत है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा भी है तो गलत पढ़ा है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। मैं दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ, आप सुन लो ऑन रिकॉर्ड कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। ये एनसीईआरटी और कई किताबों में दिया है, एकदम गलत है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर करूंगा एसएचएम में। अभी टाइम है, एसएचएम बहुत टाइम है, अभी ऑफलाइन शुरू हो जाए थोड़ा सा क्लास वगैरह। और कल से आपकी वो दूसरी वाली क्लास मैं शाम को शुरू करूंगा 8:30 से 9:30 शाम को, 8:30 से 9:30 टाइम। थोड़ा बच्चों को 2-4 को दिक्कत है, मैनेज कर लेंगे, 2-4 दिन आप मैनेज करो फिर मैं मैनेज करता हूँ। सर केमिस्ट्री की क्लास है सर। केमिस्ट्री क्लास शाम को 8:30 से, जी सर। शाम को 8:30 बजे से। जी सर। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक है तुम्हारी?
आवाज कट। 8:30 से 9:20 तक है सर। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं भाई फिर। देखेंगे फिर, रिकॉर्डिंग तो मैं अवेलेबल करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो देख लेना, कुछ दिन तो 2-4 दिन मैनेज करो, फिर देखते हैं टाइमिंग का क्या होगा। पूरा टाइम शेड्यूल का तो वो बैंड बजी हुई है सबकी, वही ऑनलाइन के चक्कर में। किसी का कोई टाइम है, किसी का कोई टाइम है, दिन में पढ़ाओ तो दिक्कत, रात को पढ़ाओ तो दिक्कत। खैर एनीवे, कल क्लास होगी 8:30 से 9:30 ऑन, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, वही यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ देख लेना, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। कल से सेकंड क्लास भी मैं चालू कर रहा हूँ, और मैं हो सकता है ट्यूसडे से फिर मैं कोचिंग वगैरह भी आना शुरू करूँगा, जिसको किसी को मिलना हो, डाउट पूछने हो, तो मैं मिल जाया करूँगा दोपहर में। और अभी थोड़ा-सा क्वारंटाइन का मेरा पीरियड है इस समय, तो मैं थोड़ा-सा अभी क्लास 4-5 दिन अवॉइड करूँगा, थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट आप लोगों से थोड़ा-सा दूर से ही रहें, और इसी वीक हम ऑफलाइन भी शुरू कर लेंगे। तो मैं अभी आपको जो बता रहा था, क्वेश्चन पे मैं लौट के आता हूँ। मैं कह रहा था कि एसएच हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होता, लेकिन हर एसएचएम ऑसिलेटरी होता है। हर एसएचएम ऑसिलेटरी होता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होता। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि पार्टिकल को मैं पी पॉइंट से छोड़ता हूँ तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो पक्का होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। यस, ऑसिलेटरी मोशन होगा। और उसमें एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि जैसे मैंने कहा, थर्ड वाला बोला कि मोशन विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। अब ये बट नॉट एसएचएम की कंडीशन कब होगी, कब नहीं होगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 2 बातें हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा भी बताऊंगा। ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में किसी भी पार्टिकल को जब पी पॉइंट से हम छोड़ेंगे तो वो ऑसिलेटरी मोशन पक्का करेगा, पक्का करेगा ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कंडीशन है। और कंडीशन क्या आती है वो मैं बता रहा हूँ, लिखना मत, पहले समझने पे ध्यान देना। अगर ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस रेडियस आर के मुकाबले बहुत बहुत छोटा होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, वैल्यू दे रखी होगी, वहां पढ़ के आप समझ जाओगे। अगर एक्स आर रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा है तो फिर वो एसएचएम होगा, और एसएचएम है तो ऑसिलेटरी तो होता ही है। लेकिन अगर मान लो कहीं भी क्वेश्चन में एक्स के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है, वहां कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्स आर से छोटा है या बड़ा है, या मान के चलो एक्स की वैल्यू सपोज करो आर ही दे रखी है, या एक्स की वैल्यू √2r दे रखी है, या √3r टाइप की दे रखी है, तो फिर छोटी नहीं है, बड़ी है, या बराबर है, कंपेरेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एसएचएम नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, कंफर्म ऑसिलेटरी होगा। यानी आपने एक बात अभी अगर समझी मेरी, तो मैं ये कह सकता हूँ सिचुएशन कोई भी हो, ऑसिलेटरी तो पक्का है। सिचुएशन कोई भी हो, ऑसिलेटरी तो पक्का होगा। अब सवाल ये है कि तीसरे और चौथे में से हमें चुनना कौन सा है, तो मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन में मैंने कहा कि पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, और चौथा मैंने कहा पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम। तो अब आपको ये देखना चाहिए क्वेश्चन में कि एक्स के बारे में क्या जानकारी दी है, एक्स के बारे में क्या जान, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको तमाम जगह मिल जाएगा। अगली बार आप इसको पढ़ के सिर्फ मेरी बात ध्यान रख के टिक कर दोगे, आप तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और टाइम भी बचेगा। अब सवाल ये है कि वहां अगर मान लो एक्स छोटा दिया है आर से बहुत, वो क्यों होगा वो मैं बताऊंगा, एसएचएम क्यों होगा उसकी कंडीशन थोड़ा सा मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपको ज्यादातर किताब में, टेक्स्ट में, टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएगा, और पूछा जाता है और आता भी रहता है, और आगे भी आ सकता है। तो अगर एक्स छोटा होगा तो फिर आपको चौथा वाला ऑप्शन टिक करना चाहिए। आपने कहा सर ऑसिलेटरी भी तो है, तो एसएचएम है तो ऑसिलेटरी तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको फिर वहां ये दिया है कि एक्स बहुत छोटा है आर से, तो वहां फिर आपको चौथा वाला ऑप्शन जिसमें मैंने कहा द पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम, वो टिक करना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एसएचएम है तो ऑसिलेटरी तो होता ही है, पीरियोडिक तो होता ही है। वहां अगर ऐसा दे दिया कि पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम बट नॉट ऑसिलेटरी, तो फिर तो सब गड़बड़ कर दिया, फिर तो ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि एसएचएम होगा तो ऑसिलेटरी तो होगा ही, तो ऐसा ऑप्शन वहां देगा नहीं। लेकिन अगर दे दे तो फिर वो नहीं करना है आपको, ठीक। तो
आप किसी अब यहाँ जो मैंने आपको बात बताई उस बात से कुछ समझ में आया? सर। यस तो सर। दो बातों पे आपको गौर करना होगा। सबसे पहले वहां पे ये देखना है कि हमें ऑसिलेटरी मोशन तो ऐसी सिचुएशन में होता ही होता है, बस ये देखना है कि एक्स छोटा है या बड़ा है। अगर एक्स छोटा नहीं है आर के मुकाबले, बहुत बहुत छोटा नहीं है, तो फिर ऑसिलेटरी ही होगा, एसएचएम नहीं होगा। और बहुत छोटा है तो एसएचएम भी होगा, और एसएचएम है तो ऑसिलेटरी तो वही। होगा ही। बात आई कुछ समझ में? यस सर। यस सर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, नेचुरली आ रहा होगा कि सर इसमें जो एसएचएम वाली बात कह रहे हो वो कैसे, एक्स छोटा होने से क्यों एसएचएम हो जाता है? तो उसके लिए एसएचएम का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। जरूरी भी है, कोई बहुत हाई फाई डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऑसिलेटरी की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि आगे पीछे मोशन होना चाहिए, आगे टू पीछे एंड फ्रो होना चाहिए, मोशन। बस टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। और वो यहाँ यस है, तो उसके लिए कोई कंडीशन आपको देखनी नहीं है। लेकिन एसएचएम के लिए कंडीशन होती है, और एसएचएम की कंडीशन ये होती है कि वहां जो फोर्स एक्स बहुत होता है छोटा। वो एक्स के प्रोपोर्शनल, माइनस एक्स के एक्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये एसएचएम यस की कंडीशन। अब देखिए, इस केस में ये कंडीशन जब मैं एक्स को बहुत छोटा करूंगा ना, अभी देखिएगा, अभी जब मैं एक्स को छोटा करूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। एसएचएम की फोर्स जो होता है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल जब आता है तो वो एसएचएम प्रूव हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब यस देखिए, सर। इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना रिंग वाला, इसी के मिलता जुलता एक दूसरा सवाल भी आएगा, और उसका आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अभी वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से मैं कई सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब समझो जरा, यहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट पी जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने चार्ज माइनस क्यू जब रख दिया, तो आप सबसे पहले तो फोर्स देखो इसमें। ये रिंग है, और ये रिंग की एक्सेस हो गई, यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मैंने रख दिया। तो आप देखोगे माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगी, ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स आएगा। और कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फोर्स जब निकाला हो तो F इक्वल्स टू क्यू ई का फॉर्मूला आप लगा सकते हो हमेशा। तो अब जो फोर्स आएगा Q और E की वैल्यू है के क्यू एक्स अपॉन, अभी मैंने कहा ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, 3/2। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि क्या एफ एक्स के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे भी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, ध्यान रखना। यस सर। हाँ तो नीचे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अभी पहली बात समझो कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है बिल्कुल भी। पहली बात तो ऑसिलेटरी तो है। अब मैं हाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि एक्स बहुत छोटा है आर के मुकाबले, ये आर रेडियस है इसकी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ इफ एक्स लेस देन आर। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, ये जो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है, क्या मैं इसे केवल आर स्क्वायर लिखूं तो चलेगा? यस सर। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला के क्यू क्यू एक्स ऊपर आ गया, और नीचे आपका आर की पावर 3 आ गया। यस सर। अब आप देखो, सबसे पहले आपको एक्स के प्रोपोर्शनल तो दिखाई देने लगा, लेकिन सर अभी आप कह रहे हो सर माइनस तो अभी भी माइनस एक्स आएगा, आएगा आएगा माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा। अभी आप ये देखो कि एफ और एक्स नजर आने लगे कि नहीं नजर आने लगे? यस सर। अब इसमें हम अगला स्टेप जो करने जा रहे हैं वो अगला स्टेप है, मैंने लिखा है वेक्टर फॉर्म में। तो जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे ना, तो आप एक चीज गौर करना कि एक्स जो लिया जाता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर या मीन पोजीशन लिया जाता है। तो एक्स की डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर। बाहर की तरफ होती है, और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, तभी तो आएगा अंदर की तरफ। तो जब आप इसमें वेक्टर लगाओगे ना, वेक्टर जब आप लगा दोगे तो माइनस अपने आप इसमें आ जाएगा। यस सर। और जैसे ही ऐसा होगा आप देखोगे फोर्स प्रोपोर्शनल आ गया माइनस एक्स के, और ये प्रूव हो जाता है एसएचएम। तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक्स की ये कंडीशन छोटी वाली न लगाऊं तो ये ऑसिलेटरी रहेगा, एसएचएम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। अब इसमें एक अगला सवाल बनता है कि इसका टाइम पीरियड फिर क्या होगा एसएचएम। अगला सवाल पूछ लेगा कि टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, एफ इक्वल्स टू एम ए कर लो। ठीक है, एफ का ये फॉर्मूला आ गया, एफ इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू, अगर एसएचएम सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है,
तो अब देखो मैं टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये जो आ गया माइनस साइन तो हमने खैर लगाया, वो तो ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आपका हाँ आर की पावर 3 क्यूब ये हो गया और ओमेगा। इधर आ जाएगा आपका एक्स और इधर आ जाएगा एम ए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू ये के क्यू क्यू। ये क्वेश्चन वैसे आपसे मेडिकल लेवल पे नहीं पूछेगा, आईआईटी में टाइम पीरियड पूछ लेगा। आईआईटी में जैसे क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया आपका ये। और इसमें आप ध्यान दें, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस आता है, माइनस आप चाहो तो इसमें भी लगा के चल सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, कंपेयर जब करोगे ना, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की, सॉरी। तो ओमेगा आपको मिल गया, ओमेगा से फिर टी मिल जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो आ गई अंडर रूट में के क्यू क्यू। देख लेना कोई टर्म MR के जल्दी में कोई छूटा तो नहीं है। ये नहीं ओमेगा सर, आ गया और ओमेगा से फिर टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, 2 2 पाई पाई बाई ओमेगा ओमेगा। होता है। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है भाई। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें मैंने बता दी। इसी में एक सवाल और बनता है, उसका आंसर भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर नीचे अगर कहीं दिखाना हो तो मुझे बता दो। और कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअली कोई डाउट हो तो बताओ। और जो मैंने बताए हैं कंडीशन बताई है, इसमें बिना किसी डाउट के तुरंत आंसर, आप अगली बार क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने की नहीं सोचना है, केवल कंडीशन देखनी है, तुरंत आंसर टिक करना, आगे बढ़ जाना है। हार्डली क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया भाई, नोट हो गया। ऊपर किसी का कुछ छूट गया हो तो देख लो, और किसी का यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में मैंने 2-3 सवाल आपको बता दिए। एक सवाल और इसमें बनता है, रिंग का नहीं होगा लेकिन आंसर इसी तरह का आएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या होगा, मैं केवल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ क्योंकि आंसर सेम यही आएगा। और आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे रेडीमेड क्वेश्चन मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है। जैसे ये एक्स एक्सिस है और एक सवाल आता है वाई एक्सिस पे 2 चार्ज यहाँ रख देगा, एक चार्ज प्लस क्यू है और ये भी चार्ज प्लस क्यू है। मान लो ये कुछ डिस्टेंस है, सपोज करो आर, रिंग नहीं है, और यहाँ पे एक चार्ज को माइनस क्यू को छोड़ दिया। और फिर इसमें वही सवाल पूछेगा, वही 4 ऑप्शन देगा कि जो चार्ज क्यू माइनस का हमने रखा है इसको हमने छोड़ दिया, ये दोनों जो चार्ज है प्लस क्यू कैपिटल वाले ये फिक्स्ड है, और ये कुछ मान लो समथिंग ये डिस्टेंस एक्स टाइप का कुछ दिया है। अब इस माइनस क्यू चार्ज को हमने यहाँ से छोड़ दिया तो परफॉर्म करेगा एसएचएम, ऑसिलेटरी मोशन करेगा या ओरिजिन से निकल जाएगा, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे। तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना है वहां जब क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो इसके आंसर भी वही होंगे, तीसरा या चौथा, तीसरा चौथा। बस यहाँ टाइम पीरियड अगर आपसे पूछता है तो टाइम पीरियड में थोड़ा कैलकुलेशन आपको फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिंग वाला फॉर्मूला है वो तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो प्लस क्यू का चार्ज है और दोनों इनकी वजह से इस पे फोर्स आ रहा होगा, तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। हालांकि उतना जाने के मेडिकल लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि इतना कैलकुलेशन करवाएगा, लेकिन अगर करनी पड़े तो आप इस पे नेट फोर्स निकाल के और वही एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से एसएचएम प्रूव कर सकते हैं अगर एक्स छोटा होगा तो। और अगर एक्स छोटा नहीं है तो फिर टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, फिर केवल पूछेगा ऑसिलेटरी मोशन होगा या पीरियड होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि अगर ये क्वेश्चन भी आएगा इसके आंसर भी उसी तरह से दिए होंगे कि ये जो चार्ज माइनस क्यू है ये ओरिजिन पे जाके रुक जाएगा। दूसरा होगा कि ओरिजिन से क्रॉस करके निकल जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा, दूसरी तरफ से चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन होगा कि ऑसिलेटरी मोशन होगा बट नॉट एसएचएम, और चौथा होगा इट विल परफॉर्म एसएचएम। ऑप्शन इस तरह के दिए होंगे। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, बोलो। लास्ट वाले 2 ऑप्शन में से लास्ट वाले 2 ऑप्शन में से ही होगा। और बस अंतर यह है कि रिंग में वहां पे टोटल चार्ज क्यू था, जबकि यहाँ अब 2 पॉइंट चार्ज हैं। ध्यान रखिएगा ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इसका आंसर भी तीसरा या चौथा में से ही होगा। अगर क्वेश्चन में एक्स को छोटा या बड़ा नहीं बताया इस आर के मुकाबले, तो फिर आप कहेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन होगा बट नॉट एसएचएम, बट नॉट एसएचएम।
क्योंकि आप अभी इसका फोर्स जब नेट निकालोगे ना इस पे, तो वो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा इसमें, इसलिए नहीं होगा एसएचएम। और लेकिन एक्स पे फिर वही कंडीशन जो डालोगे, जैसे पीछे मैंने बताया कि एक्स अगर आर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, तो आप देखोगे वहाँ फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो फिर ये ऑसिलेटरी और एसएचएम दोनों 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 हो जाएंगे। जाएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है इसमें कि इसका आप टाइम पीरियड निकाल के देखेंगे। ठीक है, ओके सर। अप्रोच मैंने ओके बताई दी है। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे मैं हिंट कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा फोर्स एफ से, फोर्स ये लगा वाला भी होगा, खींच रहा होगा, तो इन दोनों का ये कुछ एंगल थीटा वगैरह ले लेना, रिजल्टेंट तो आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, और उस रिजल्टेंट को फिर आगे क्या करोगे, एम के इक्वल कर देंगे, एम ए के इक्वल करके फिर वहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के टाइम पीरियड वैल्यू आ निकालोगे। जाएगी। ठीक है, ठीक है, करके देखिएगा। ओके सर। तो ये आपके अभी मैंने केवल 2 फॉर्मूले कवर किए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कवर किया, 1-2 क्वेश्चन उस पर कराया, एक रिंग के मैंने केस डिस्कस कर दिया। अब रिंग का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, रिंग में, रिंग के सिमिलर सिचुएशन ये मैंने दे दिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन काफी पहले आईआईटी में आ चुका है। इसमें कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो आपको जानने चाहिए, मैं पहले फॉर्मूले बताता हूँ, फिर कुछ और नए सवाल करेंगे। इनमें अभी मैंने जो आपको केस बताया, ये रिंग की एक्सिस पे बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी रिंग का एक टुकड़ा है, आर्क जिसको आप कह सकते हैं, चार्ज आर्क। तो यहाँ ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क। अब बच्चों को कुछ तो कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होना नहीं है, मैं ऑनलाइन इसको उसको यूट्यूब पे अपलोड कर ही देता हूँ, आप वहाँ देख लिया करो। कनेक्टिविटी का कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, और प्रॉब्लम आपके लिए सामने जो भी है नेटवर्क का इशू, तो मैंने इसलिए यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ भी देख लिया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आर्क। चार्ज आर्क का मतलब है कि रिंग का एक टुकड़ा है, जैसे ये रिंग है, ये रिंग का एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े की वजह से इसके सेंटर पे, इसमें मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे काफी सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे। ये मान लो कुछ चार्ज हमने क्यू दे दिया इसको, ठीक है, चार्ज क्यू दे दिया, या तो क्यू के टर्म्स में देगा या फिर लेमडा के टर्म्स में देगा। लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज तो लेमडा मैं पीछे बता चुका हूं आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 2 तरीके से आपको वहां पे फॉर्मूला दिया रह सकता है, या तो लेमडा के टर्म्स में या चार्ज क्यू। एक काम करते हैं, हम लेमडा के टर्म्स में ही लिखते हैं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगा दोनों फॉर्मूले को लेकर। बाद में वैल्यू को चाहो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी रेडियस आर है, आपसे यहाँ पे फील्ड ओ पॉइंट पे निकालने के लिए बोलेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन मैंने पीछे बताया था अवे होता है, तो यहाँ पे भी आप अवे ही दिखाएंगे, यानी फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी ई। और ई का जो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर समझा दूंगा, याद हो जाएगा अभी तुरंत के तुरंत। 2k लेमडा बाई आर, और ये है आपका साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अब इसमें थीटा क्या है ये समझना है, और जो फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको समझना है। 2 चीजें समझ लो, काफी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा ये टोटल एंगल है, थीटा ये टोटल एंगल है, टोटल ये वाला। एक बात तो ये समझने की है, तो हमने यहाँ जो एंगल लिया है थीटा बाई 2 लिया है, आधा। दूसरी बात, जो फील्ड आएगा, फील्ड वो इसके एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यानी ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन इस एंगल को 2 बराबर पार्ट में बांट रही है, यानी थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। तो जब भी फील्ड निकालना होगा हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे, और ये जो लाइन ग्रीन वाली मैंने खींची है, इस ग्रीन लाइन के अलोंग ही ई का डायरेक्शन आएगा। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अवे या टुवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे मैंने नीचे की तरफ दिखाया, पॉजिटिव चार्ज से दूर नीचे की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स इस तरफ डायरेक्शन आ जाता ई का, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। अभी अवे नीचे की तरफ होगा, और ये आपका आधा आधा एंगल है, टोटल एंगल कितना है थीटा। बस
ये दो बातें समझने की है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसका हम काफी अच्छा यूज करेंगे। तो ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि मान लो इसी में आपको पूरा आर्क रिंग दे दी, ये रिंग है, ये रिंग हमने ली, ये हमने रिंग ली और इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इसके सेंटर पे फील्ड बताओ। तो आप क्या करेंगे, इसी में आप थीटा की वैल्यू रख दो। जैसे ये जो चार्ज आर्क था ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था, थीटा। तो अब ये जो कंप्लीट रिंग है पूरी की पूरी, ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे? 180 180 नहीं, 360। मैंने कहा सेंटर पे एंगल कितना बना रही है? 360 बाई 2। यस सर। तो 180 हो गया, साइन 180 क्या होता है? 0। रिंग के सेंटर में फील्ड कितना आ गया? 0। अच्छा आप देखो पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो रिंग वाला जो केस बताया है, उसके सेंटर पे हमने फील्ड लिखा था कि नहीं लिखा था? 0। एक्स की वैल्यू 0 जो रखी थी, वो दूसरा तरीका Yes, था। sir. अब हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो इसकी जगह मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं, तो सेमी सर्कुलर रिंग में ये लैम्डा दिया है और आपको यहाँ पर फील्ड निकालना है। तो और मान लो प्लस लैम्डा है, तो यहाँ जो आपको फील्ड निकालना है इस जगह, इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले तो फील्ड के बारे में आपको समझना होगा कि फील्ड जो आएगा वो एंगुलर बाइसेक्टर मैंने कहा था, यानी इसका टोटल का आधा, यानी इस लाइन जो मैंने खींची है इसी लाइन के अलोंग आएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। ये की तरफ। नीचे की तरफ। और कितनी आएगी वैल्यू? रेडियस मान लो इसकी आर दे रखी है, तो ई की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। और क्या आएगा? साइन 180 डिग्री है टोटल एंगल, ध्यान रहे। 180 बाई हाँ, तो साइन 90 हो गया यानी 1। तो ई की वैल्यू आ गई आपका 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब ये किसी भी एंगल के लिए आप लगा सकते हो, जैसे 60 डिग्री का एंगल हो, 30 डिग्री का एंगल हो, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप यूज करिए। और सर्किल का कोई भी पार्ट हो, आर्क हो, उसके लिए बस एंगल टोटल को ठीक से रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक स्ट्रेट वायर अगर होता है, उस पर चार्ज अगर होता है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से एक फील्ड का फॉर्मूला वो भी याद रखना है हमें, मैं बता रहा हूँ अभी। फिर कुछ क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे आगे। ये आपने नोट कर लिया, किसी का छूटा तो नहीं? ठीक है। तो अब देखिए दूसरा केस इसमें अब लेते हैं हम फॉर्मूला। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, इकट्ठे कराऊंगा एक साथ, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर। तो दो केस हम इसमें लेंगे, एक चार्ज वायर फाइनाइट लेंथ का होगा और एक इनफाइनाइट लेंथ का होगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो केस है वो फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये लेमडा के टर्म्स में ही हम इसको याद रखेंगे फॉर्मूले को। ये फाइनाइट लेंथ है, यानी दोनों एंड फाइनाइट डिस्टेंस पर है। और इसमें आपको इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ये दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे फील्ड जो आएगा, क्योंकि अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है ये मिड पॉइंट से ही होगा, जरूरी नहीं है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो यहाँ हम दो एंगल लेके चलेंगे, एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे वाले को बीटा ले लेते हैं। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको और किताबों में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मैं जो बता रहा हूँ वो याद कर रहे हैं तो फिर आप इसका फिगर भी ध्यान रखिए, और अगर किताब से याद कर रहे हैं तो उसका भी फिगर ध्यान रखिए, दोनों को मिक्स मत करना। क्योंकि कुछ किताबों में एंगल ये अल्फा बीटा जो मैं ले रहा हूँ ये ऐसे न लेके यहाँ से एंगल दिए जाते हैं, ये वाले, ये अल्फा और ये वाला, फिर वो फॉर्मूले का लुक थोड़ा बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा।
तो अल्फा और बीटा ये ग्रीन वाले जो है वो किताबों में कई बार फॉर्मूला दूसरा वाला दिया रहता है, तो अल्फा बीटा ये वाले होते हैं। मैं जो ले रहा हूँ वो इधर वाले ले रहा हूँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला याद करते समय, और दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। या तो मैं जो बता रहा हूँ वही याद कर लो, या तो बुक में दिया है वो वाला याद कर लो। अब एक अल्फा है एक बीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है यहाँ से, और अब इसमें हम E के दो कंपोनेंट यहाँ पे करेंगे। दो कंपोनेंट इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड हो सकता है कुछ इस तरह से आया हो, मे बी एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर E है तो इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे लेंगे और एक हम ऐसे ले लेंगे, यानी दो कंपोनेंट आपको दोनों याद रखने हैं। और मैं अभी आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उनमें आपको इनको यूज करना भी बता दूंगा, कैसे इनको यूज करना होता है। तो हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ये, इसे मैं E पैरेलल का नाम दूंगा, और एक ये वाला कंपोनेंट जिसे मैं E परपेंडिकुलर का नाम दूंगा। ये नाम जो मैं दे रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इससे पहचानने में आसानी होगी। परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर का मतलब वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और E पैरेलल का मतलब वायर के पैरेलल डायरेक्शन में। ये नेट E है, ये इस डायरेक्शन में एक पॉसिबिलिटी लेके चले। आप ये भी कह सकते हैं जरूरी है सर ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता है। E नेट अगर इधर होगा तो फिर एक E परपेंडिकुलर जैसे ये है वो तो रहेगा, जो E पैरेलल है वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, और मेन जो डायरेक्शन एडजस्ट होगा यहाँ पे पैरेलल वाले का होगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आएंगे और उनमें जरा सा अंतर है, दोनों याद रखने। इसी में फिर एक केस हम बना लेंगे इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत लंबा तार होगा। तो अब इसमें देखिए, पहले इसी को देखते हैं फाइनाइट वाले को। एक कंपोनेंट ये जिसका नाम है ई पैरेलल, और दूसरा ये कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर। तो फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ध्यान रखिएगा। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर। के तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो अल्फा बीटा मैंने लिए वो कहाँ से लिए हैं, नहीं तो फॉर्मूला बदल जाएगा और फिर गड़बड़ कर दोगे आप। ये पहला फॉर्मूला, और दूसरा ई पैरेलल वाला। ई पैरेलल वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, बस अंतर ये है कि यहाँ कॉस के टर्म आते हैं, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो फाइनाइट लेंथ का केस है। फाइनाइट लेंथ में हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम इनफाइनाइट लेंथ का केस लेके चलेंगे तो ये जो वायर है इसके दोनों एंड, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला एंड ये इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, और ये वाला एंड भी इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा जब इनफाइनाइट वायर होगा तो। और इनफाइनाइट वायर होगा तो आप देखोगे ये जो अल्फा एंगल है ये ओपन होता जाएगा, और अल्फा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते पता है, क्योंकि ये ऐसे करके जाएगा, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 90, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ध्यान दें, ये जो लाइन रेड वाली है ये लाइन यहाँ पे जाके मिल रही थी इस एंड पर। अब सोचो इसी एंड को दूर खींच के ले गए इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होगी तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 90 हो सकती है। इसी तरह से इधर जो बीटा की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 90 ऐसे। तो सेकंड वाला जो केस में बनाना मत अभी, सेकंड वाला केस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 90 रख देंगे, बस इतना चीज आएगा। और फिर एक ही कंपोनेंट हमें मिलेगा परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो कर देगा। तो पहला फॉर्मूला फाइनाइट वाला आप लिखो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट कर रहे हो तो नोट करते रहा करो। ठीक है, तो ये तो आपका पहला केस हुआ फाइनाइट लेंथ वाला। अब दूसरा केस इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और इनफाइनाइट लेंथ के वायर में अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी, और 90 आप देखेंगे साइन 90 पहले वाले फॉर्मूले में जो ई परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू साइन 90 और साइन 90 1 + 1 यानी 2, तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ये कंपोनेंट हमें मिलेगा, और जो दूसरा ई पैरेलल वाला है
वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट वायर है, इसका ये एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका ये वाला एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये प्लस लैम्डा है, और यहाँ पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना था। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये लैम्डा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों एंड पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड आया ई परपेंडिकुलर ही आया, जो अभी मैंने लिखा है, और ई पैरेलल कैंसिल आउट हो गया। इसमें फिर एक केस और भी बनाया जा सकता है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और तीसरा केस सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, दूसरा इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है। तो जो इन्फिनिटी पे जा रहा है वहां अल्फा या बीटा कोई भी एक एंगल को 90 रखेंगे, दूसरे की वैल्यू फाइनाइट आएगी 30 60 टाइप की, वो फिर केस बन जाएगा सेमी इनफाइनाइट का, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट करो, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल से आपकी शाम को एक क्लास और मैं एनएलएम की स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चल रहा था, कुछ मैंने पढ़ा दिया था, मेरे ख्याल से शायद पुली मुझे स्टार्ट करना था। तो 8:30 शाम का टाइम रहेगा, और जिनकी क्लास का टाइम कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वीडियो, वहां से देख सकते हैं। और सर टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट अगले संडे रख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट तो आपका बन गया था, पर मैं बीमार हो गया तो वो हो नहीं पाया, वही सिलेबस रहेगा जो बताया था, अगले संडे रख लेते हैं, ठीक है। ओके। अगले संडे रख लेते हैं, और ऑफलाइन ही करा दूंगा या फिर ऑनलाइन करा दूंगा मैं, टाइम बाउंड करके 1 घंटे में, और टाइमिंग यही रख लेंगे सुबह के टाइम में, जैसे क्लास के टाइम में संडे को रख लेते हैं। सिलेबस मैंने बता दिया था शायद। सर Yes, फिर sir. सेमीकंडक्टर पूरा आएगा सर, या फिर गेट्स आएंगे सर? गेट्स। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या बताया था तुमको पहले, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर डायोड के बाद आपने से सर बोला था सेमीकंडक्टर में। हाँ, तो जो मैंने पहले बताया ना, क्योंकि पेपर बन चुका था, वो हो नहीं पाया तुम्हारा, तो पेपर तो रेडी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला जो सिलेबस टेस्ट होगा उसका सिलेबस फिर मैं बता दूंगा तुमको डिस्कस करके। तो जो पहले बता रखा है वही है, पेपर तो रेडी है, तुम कहो कल भी कराया जा सकता है, लेकिन संडे को कर लेंगे, यस ठीक है। सर। और अब तो क्लास रेगुलर चलेगी, तो टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर होंगे तुम्हारे, फ्रीक्वेंट होंगे और प्रॉपर होंगे, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया ये। नोट हो गया क्वेश्चन? यस सर। चलिए मैं Yes, sir. अब इस पे क्वेश्चन कराता हूँ पहले आपको, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, इनफाइनाइट वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, मास एम है, और वो आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर। आपको बताना है इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड लॉन्ग चार्ज्ड वायर, लॉन्ग चार्ज वायर, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई दे रखा है मैंने, मास एम दे रखा है, रेडियस आर में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। आपको टाइम पीरियड बताना है इसका। आसान क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछने लायक है, इजी है, 2 लाइन में तुरंत आंसर कर सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
हाँ भाई, आंसर आया किसी का? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में आ जाएगा इस तरह का, पूछ लेगा फिर। सोचिए टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं? सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर से उसे बैलेंस कर देंगे उसको क्यू हाँ से। हाँ, ठीक सोच रहे हो, वहीं से निकलेगा। हम उसका आर इक्वल टू क्यू कर देंगे, वहां से आ जाएगा। वैल्यू बताओ कितना आएगा। ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे थोड़ी, तुमको एग्जाम में करके दिखाना है, आंसर बताना है। देखो सबसे सिंपल सी एक बात समझो। सर t इक्वल्स टू 2 पाई हम्म, और सर रूट में mr स्क्वायर अपॉन 2 k q लैम्डा। mr स्क्वायर अपॉन 2kq लेमडा। ये यस सर, ये मेरा भी है। T equals to 2 pi r root m upon 2 k lambda e. अच्छा चलो देखते हैं, कई लोगों ने आंसर बता दिया। अब देखो सबसे पहले एक बात समझो, करेंगे लॉजिक क्या लगाएंगे। ये चक्कर लगा रहा है तो जैसे ही चक्कर लगाएगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो वायर है इसकी वजह से जो फील्ड आ रहा है, और इस जगह पे फील्ड बाहर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर प्लेन देख रहे हैं, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये जो फोर्स मैं कह रहा हूँ ये फोर्स सेंटर की तरफ है, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। यस सर। बताइए। तो अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें F इक्वल्स टू, सबसे पहले तो F जो फोर्स है उसकी वैल्यू में लिखूंगा, तो F इक्वल्स टू ई लिखूंगा। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? बोला करो यार। इनफाइनाइट वायर की इनफाइनाइट वायर की वजह से। इनफाइनाइट वायर की वजह से होगा। तो F इक्वल्स टू ई, तो अब सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू लिखें। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 2k लैम्डा बाई आर, ये तो हो गया फील्ड, और उसमें ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया फोर्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। अब ये जो फोर्स है, क्या मैं कह सकता हूँ यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा? यस सर। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा तो क्या मैं इसे m ओमेगा स्क्वायर r बोल सकता हूँ? यस सर। और अगर ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस सर। बस तो आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू 2k लैम्डा ई और m r स्क्वायर अंडर रूट में, ये तो ओमेगा आ गया आपका। इसके बाद t टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट mr स्क्वायर 2k लैम्डा ई। 2k लैम्डा ई ये ठीक किया है, बस क्यू बोल दिया है, ये r ठीक है, ये आंसर जो लिखा है जिसने भी बताया ठीक है। चेक कर लो भाई, और किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा हो यहाँ तक तो बताओ। एक सवाल और कराऊंगा आज की क्लास को, एक क्वेश्चन के बाद फिर रोकते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को भी डाउट हो जल्दी से बोलो, एक सवाल और कराता हूँ। नो सर। नो सर। क्लियर है एकदम? यस सर। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं, आप नोट कर लो। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड है वो 2l दे रखी है, और इस पे चार्ज जो डेंसिटी है ये प्लस लैम्डा, माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा, और ये आपका लैम्डा। आपको बताना है इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगा। ओ, फाइंड ई एट ओ।
स्क्वायर है, साइड स्क्वायर की जो लेंथ है वो 2L है, ठीक है। और जो इसकी साइड में जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा ये दे रखी है। ओ सेंटर पे आपको बताना है, स्क्वायर के सेंटर पे फील्ड बताना है कितना होगा। λ√5 λ√5 क्या होता है भाई? थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, λ√5 क्या है? लैम्डा पूछा है क्या मैंने? फील्ड पूछा है, फील्ड की वैल्यू बताओ। इतना जल्दी भी आंसर मत करोगे, गलत बताओ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना lambda होगा, by r है 2√2 k lambda by r। k लैम्डा बाई r या l आएगा मेरे ख्याल से, l है शायद, हाँ 2l। सॉरी। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, 4 साइड हैं तो किसी एक साइड की वजह से हम निकालें। √2 k lambda by l। चलो देखते हैं जो भी। तो सबसे पहले ये देखो, कोई भी एक साइड को पिक कर लो आप, किसी भी एक साइड को पिक कर लो, स्क्वायर है तो ये टोटल एंगल, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, मानते हो इस बात को? ये एंगल 90 होगा, यस मानते सर। हो कि? और इसमें मान लो ये वाली साइड, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज ABCD। तो मैं पहले AB की वजह से निकाल लेता हूँ और उसी से सबका आइडिया मिल जाएगा आपको। तो ये जो AB वाला पार्ट है, इसमें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींचता हूँ तो ये डिस्टेंस तो L हो जाएगा जो R होता था। ये 90 मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा के बारे में बता सकते हो, अल्फा और बीटा क्या होंगे? 45 45 और 45, 45। ठीक है भाई। अब देखिए ये जो AB वाला जो वाई सेक्शन है, इसकी वजह से फील्ड, अच्छा 45 है तो अल्फा बीटा बराबर है, तो क्या आप बता सकते हो कि E परपेंडिकुलर और E पैरेलल दोनों जीरो आएंगे या दोनों नॉन जीरो आएंगे या एक जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। एक जीरो आएगा, एक कौन जीरो सा आएगा। कौन सा वाला जीरो आएगा? पैरेलल वाला। पैरेलल जीरो आएगा। अच्छा ये बात क्या बाकी चारों साइड के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि एंगल 45 अल्फा बीटा सब के लिए होने वाले हैं। यस सर। यस सर। सर ठीक है, तो मैं E परपेंडिकुलर लिखने जा रहा हूँ। E परपेंडिकुलर हम लिखेंगे तो वो था फॉर्मूला k लैम्डा बाई r, r की जगह l, और साइन 45 किसी भी बच्चे को दिक्कत हो बता देना। यहाँ तक ठीक है? k लैम्डा बाई l और साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2। ठीक है भाई, ये आपका E परपेंडिकुलर हो गया। E परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √2 k लैम्डा बाई l। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा देखो मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो AB वाली साइड है उसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पे किधर आएगा, मुझे बताओ पहले तो। ये जो मैंने निकाला है अभी BC की तरफ। इसी साइड। इस तरफ आएगा, कह सकता हूँ, यस यस सर। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं E कह देता हूँ, तो ये E आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा जो CD वाली साइड है, CD वाली साइड की वजह से क्या मैं ये कह सकता हूँ फील्ड इतना ही आएगा, डायरेक्शन बदला हुआ आएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? CD की वजह इसी तरह आएगा। क्यों रही? सीडी साइड ही आएगा फिर। नीचे की तरफ। CD की तरफ ही आएगा और सेम इतनी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि लैम्डा सेम है, डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें सेम है, एंगल सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो CD की वजह से फील्ड आएगा वो इतना ही 2 ही आएगा और हो इसी जाएगा, डायरेक्शन ऐड में हो आएगा? जाएगा। एग्री करते हो? यस सर। यस सर। अब यही अप्रोच हम AD और BC के लिए लगा सकते हैं। हाँ अब मुझे एक चीज और बताओ कि AD की वजह से फील्ड किधर आएगा? बीसी साइड में। BC साइड में नीचे। क्या मैं उसे E कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हो BC की वजह से फील्ड किधर आएगा और कितना आएगा? एडी साइड में आएगा, 2 ही आएगा। 2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात।
नेट 2e आएगा नेट हो जाएगा, वो AD साइड हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका जो BC का जो चार्ज डेंसिटी है वो डबल है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो AD की तरफ आएगा और 2e आएगा। 2 ही आएगा। हाँ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों ऐड हो गए 2e, हाँ 2 ही। और ये 2e और ये वाला जो e है, इनका नेट e बचेगा 90। 9 हाँ सर। कितना बोलो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ O पॉइंट पे हमारे पास एक 2e इधर आ गया और एक e इस डायरेक्शन में बचा कि नहीं बचा, यस सर, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखना, बराबर नहीं है। यस सर, तो ये कितना आएगा, 2e और e का रिजल्टेंट क्या मैं √5e कह सकता हूँ, यस सर, भाई 2e का स्क्वायर और e का स्क्वायर √5e, और e की वैल्यू हमारे पास है पहले से। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो? माइक को म्यूट कर लो अपने को। तो क्या मैं ई नेट की वैल्यू अब लिख सकता हूँ, ई नेट की वैल्यू आ गई √5e, एग्री कर रहे हो? और ई की वैल्यू ऊपर जो लिखी है वो मैं लिखूंगा, तो √5 इंटू √2 k लैम्डा बाई एल, तो हमारा आंसर आ गया √10 k लैम्डा बाई एल। यस सर, बताओ, अब किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है या डाउट है किसी को? आप आंसर चेक कर लो, आप जो बच्चे √2 वगैरह कुछ बताए थे, कहीं Clear है। कैलकुलेशन Yes, sir. मिस्टेक हुई होगी। सिंपल है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन निकलेगा, अप्रोच करने का तरीका आपको बस आना चाहिए, और इसमें इस तरह के तमाम सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम, और कल एक और एक्स्ट्रा क्लास NLM की शाम को 8:30 से मैं शुरू करूंगा, और जल्दी ऑफलाइन, अच्छा मैं मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे को दोपहर में मिलूंगा। अगर आप कोई किसी को मिलना हो, आना हो, डाउट वगैरह पूछना हो, और मैं अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बैठना शुरू करूंगा, और ऑनलाइन तो चली रही है आपकी क्लास का लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। ट्यूसडे को मैं रहूंगा 12 से 2:30 बजे तक, 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक ट्यूसडे को मैं रहूंगा कोचिंग में, ठीक है? तो ओके डाउट सर। वगैरह भी पूछने हो तो आप आ सकते हैं।